अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर आसिर अजमल और ये वीडियो है एडल्ट साइकोथेरेपी लेक्चर 1 पार्ट 2। आज हम इसमें बात करेंगे एथिकल इश्यूज टू कंसिडर बिफोर यू स्टार्ट। अक्सर लोग ये कहते हैं, कई साइकोलॉजिस्ट भी ये कहते हैं, कई लोग जो प्रोग्राम डेवलप करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी के या साइकोथेरेपी के, वो कहते हैं कि जी एथिकल इश्यूज जो हैं और प्रोफेशनल इश्यूज का एक कोर्स हम एक क्रेडिट का होता है आमतौर पे और ये हम एंड में पढ़ाते हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है कि कुछ एथिकल इश्यूज़ ऐसे होते हैं जो थेरेपी शुरू करने से पहले जिनका हमें एहसास होना चाहिए, एंड आई वुड एक्चुअली कॉल देम डूज़ एंड डोंट्स ऑफ साइकोथेरेपी। यानी ये वो चीज़ें हैं जो आपको थेरेपी रूम में जाने से पहले एज थेरेपिस्ट इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, इन चीज़ों का अच्छी तरह से पता होना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में आपने पहले से सोचा होना चाहिए। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप क्लिनिकल प्लेसमेंट में जाएं तो उनका ख्याल ना रखें। तो उनमें 3 ब्रॉड टॉपिक्स जो हैं आज मैं उनकी बात करूँगा, और उनमें सबसे पहला जो है वो है बाउंड्रीज़, अभी उसकी बात करते हैं, फिर है कॉम्पिटेंस और फिर है कल्चर। तो ये 3 चीज़ें हैं, बाउंड्रीज़, कॉम्पिटेंस और कल्चर, जिनका ख्याल आपको थेरेपी रूम में जाने से पहले, इवन अपनी क्लिनिकल प्लेसमेंट में जाने से पहले इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो बाउंड्रीज़ क्या होती हैं? बाउंड्रीज़ जो हैं, जैसे आप क्रिकेट अगर आपने यकीनन देखा होगा और इससे अक्सर आप लोग जो हैं वो शौक भी रखते होंगे, तो जब चौका लगता है तो क्या होता है? एक बाउंड्री खींची होती है हमने वाइट चौक से ग्राउंड पे, तो जब वो बाउंड्री पे बॉल जाके लगता है या उसे क्रॉस कर लेता है तो हम कहते हैं जी 4 रन्स हो गए हैं, चौका लग गया। और जब हवा में वो बाउंड्री जो है वो क्रॉस होती है तो वो 6 रन्स होते हैं, छिक्का हम कहते हैं, लग गया। ऑलराइट, ये एक तरह की बाउंड्री होगी। फिर मुल्कों के दरमियान बाउंड्रीज होती हैं, यानी पाकिस्तान और इंडिया की बाउंड्रीज हैं हमारे पास। बहुत से बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं जो मुल्कों के आपस में होते हैं, जैसे आजकल चीन और हिंदुस्तान का चल रहा है। फिर इसी तरह हम ये कहते हैं कि जी एक मुल्क की सरहदें जो हैं उनकी हिफाजत करती है हमारी फ़ौज। तो ये भी बाउंड्रीज़ हैं, और बाउंड्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि जब बाउंड्रीज़ वायलेट हो जाएं तो इंटेग्रिटी कायम नहीं रहती। इंटेग्रिटी कायम रखना मुश्किल हो जाता है। इंटेग्रिटी क्या होती है? सलामती, होलनेस, जो एक मुल्क की भी हो सकती है, एक ऑर्गेनिज्म की भी हो सकती है। मसलन अगर हमारी कोई फिज़िकल बाउंड्री वायलेट करता है, तो अक्सर जब लोग आपस में जब किसी के साथ मार कुटाई करते हैं तो हम कहेंगे कि ये फिज़िकल बाउंड्री जो है वो वायलेट हुई है, आपके गाल पे किसी का हाथ लगा, सो दैट इज़ वायलेटिंग फिज़िकल बाउंड्री। इसी तरह बाउंड्री वायलेशन जो है वो असॉल्ट में भी होती है। अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ हम साइकोलॉजिकल बाउंड्रीज़ की भी बात करते हैं। तो एक तो ये है ना कि बाज़ औक़ात फ़िज़िकल बाउंड्री ही साइकोलॉजिकल बाउंड्री भी होती है। मसलन कोई आपके चेहरे के पास उसे हाथ ना लगाए, लेकिन चेहरे के तकरीबन 6 इंच दूर आके खड़ा हो जाए, तो गो कि आपकी फ़िज़िकल बाउंड्री तो ऐसा वायलेट नहीं हुई, लेकिन आपकी एक साइकोलॉजिकल बाउंड्री भी है। और ये वो बाउंड्री है जिसके दरमियान में खड़े होना आपकी सलामती को या आपके कंफर्ट को वायलेट करता है। मैंने ये चीज़ अमेरिका में ऑब्ज़र्व की थी कि जब एक लड़का और लड़की आपस में बात कर रहे होते हैं, चाहे वो स्ट्रेंजर्स भी हों, तो वो बहुत करीब खड़े होते हैं हमारे कल्चर के मुकाबले में। हमारे कल्चर में अगर एक लड़का और लड़की आपस में बात कर रहे हैं और वो एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं जानते, तो वो काफ़ी लंबे डिस्टेंस पे होंगे, जिसे आजकल हम कहते हैं ना सोशल डिस्टेंस। तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। अच्छा, इसी तरह अमेरिका में अगर 2 लड़के आपस में बात कर रहे हों तो वो काफ़ी दूर खड़े होते हैं, ऑलमोस्ट एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जब एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं तो उनके चेहरे आपस में बहुत करीब होते हैं और एक दूसरे की जो माउथ की स्मेल है वो तक आ रही होती है। तो मैंने अमेरिका से जब मैं वापस आया 5 साल वहाँ पढ़ने के बाद, तो एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की कि जो पहले नहीं की थी, कि मर्द जब एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो बिल्कुल जो है वो चेहरा जो है वो
दूसरे के चेहरे के पास ले जाते हैं, अपना मुंह दूसरे के मुंह के पास ले जाते हैं, हत्ता कि उनके मुंह की जो स्मेल जो है, बदबू भी जो है या खुशबू, वो आपको आ रही होती है। ये वो जगह है जहाँ पे फिज़िकल और साइकोलॉजिकल बाउंड्रीज़ जो हैं आपस में थोड़ी सी ब्लर हो जाती हैं। बहरहाल लेकिन बाउंड्रीज़ का सोचना बहुत ज़रूरी है साइकोलॉजिस्ट के लिए। तो हम फिज़िकल बाउंड्रीज़ में जब थेरेपिस्ट के तौर पे इंटरेस्टेड होंगे, तो सबसे पहले हमने देखना है कि जनाब थेरेपी रूम जो है वो कैसा है, कहाँ है, उसकी अप्रोच कैसी है। ये ख़ास तौर पे ज़रूरी है अगर आप अपना क्लिनिक खुद सेटअप कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कहीं हॉस्पिटल में या किसी और की प्राइवेट क्लिनिक में भी काम कर रहे हैं, तो थोड़ी सी इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि थेरेपी रूम कैसा है और उसका क्लाइंट पे क्या इम्पैक्ट होगा, कहाँ पे लोकेटेड है, क्लाइंट कैसे एक्सेस करेगा। फिर एक दफ़ा क्लाइंट अंदर आ जाएगा तो आपने फिर फर्नीचर का भी तो ख्याल रखना है। सोफ़ा है, कंफर्टेबल चेयर है, नहीं है, फर्नीचर कहाँ पड़ा है, कुर्सी कहाँ है, क्या कोई डेस्क है, नहीं है। अक्सर मैंने देखा है कि इंग्लैंड अमेरिका में जब थेरेपी लोग करते हैं तो वो कुर्सियाँ जो हैं वो तकरीबन साथ साथ पड़ी होती हैं, ऑलमोस्ट जुड़ी हुई होती हैं, बहुत थोड़ा सा फ़र्क होता है। और पाकिस्तान में मैंने देखा है कि अक्सर जो हैं साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो डेस्क के पीछे बैठे होते हैं या एक टेबल के पीछे बैठे होते हैं और क्लाइंट जो है वो अक्रॉस द टेबल उनके बैठा होता है। ये हमारे कल्चर में शायद अहम भी है, ख़ास तौर पे अगर जेंडर जो है वो अपोजिट जेंडर के क्लाइंट हों तो वो कंफर्टेबल महसूस करते हैं कि उनके और थेरेपिस्ट के दरमियान, अगर थेरेपिस्ट मेल है फ़र्ज़ करें और क्लाइंट फ़ीमेल है, तो वो कंफर्टेबल फ़ील करते हैं कि दरमियान में कोई ऑब्जेक्ट हो, एक सेफ्टी का, एक कंफर्ट जोन में होने का एहसास होता है। इसी तरह थेरेपिस्ट और क्लाइंट का डिस्टेंस आपस में कितना है, ज़ाहिर है बहुत दूर नहीं बैठे होना चाहिए लेकिन बहुत करीब भी बैठे नहीं होना चाहिए, ताकि दोनों जो हैं वो कंफर्टेबल फ़ील करें। फिर लोकेशन की तो हम बात कर ही चुके हैं। अगर अदर स्पेस कंसिडरेशंस में सबसे अहम जो है वो सेफ्टी है कि क्या, मसलन मैं फोरेंसिक सेटिंग में काम करता रहा हूँ इंग्लैंड में, तो वहाँ मैंने ये देखा कि वो हमें जब थेरेपी शुरू करने से पहले जो एक ओरिएंटेशन कराते थे, क्योंकि हम बहुत डेंजरस क्रिमिनल्स के साथ काम कर रहे थे जिन्हें मेंटल इश्यूज़ भी थे, तो उनके साथ थेरेपी करने के लिए बहुत ज़रूरी था कि हम अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें। तो उसमें कुछ चीज़ें थीं कि जनाब दरवाज़ा जो है वो थेरेपिस्ट के करीब होना चाहिए और क्लाइंट जो है वो आपके और दरवाज़े के बीच में प्लेस नहीं होना चाहिए, बल्कि क्लाइंट जो है वो वॉल की तरफ हो या विंडो के पास हो और आप दरवाज़े के पास हों। फिर इसी तरह हमें साथ अलार्म भी पहनना पड़ता था, जो कि जिस पे बज़र था, जो हम प्रेस करें तो फ़ौरन लोग एंटर कर सकें रूम में विदाउट डिसरप्शन। तो बहुत सारी कंसिडरेशंस हैं जो फ़िज़िकल बाउंड्री के ज़ुमरे में आती हैं, जिनका हमें ख़्याल रखना है। साइकोलॉजिकल बाउंड्रीज़ में हमारे पास 3 मेन कैटेगरीज़ हैं। उनमें पहली प्राइवेसी है, फिर कॉन्फिडेंशियलिटी है और फिर मल्टीपल रिलेशनशिप्स। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके अलावा साइकोलॉजिकल बाउंड्रीज़ नहीं है जिनका मैं नहीं सोचना, लेकिन ये मेन है जिनकी मैं बात आपसे करना चाह रहा हूँ। प्राइवेसी में हम किन चीज़ों को लेके आते हैं? मैं ये कहता हूँ कि जनाब जब हम पहला सेशन करें तो सारी हिस्ट्री ले लें, बैठ नहीं जाना चाहिए। अक्सर जो हैं वो क्लाइंट्स को थेरेपिस्ट इस तरह के सवाल करते हैं जिनमें फ़िज़िकल, सेक्सुअल नेचर के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इंटीमेट नेचर के क्वेश्चंस होते हैं, जो क्या हिस्ट्री लेकिन के लिए हम ये कह सकते हैं कि जी बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या क्लाइंट कंफर्टेबल फ़ील कर रहा है? क्या उसकी प्राइवेसी पे आप इंट्रूड तो नहीं कर रहे? तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि आप या तो एक फॉर्म रखते हैं क्लाइंट के लिए जो वो भर दे, जिसे हम क्लाइंट इनटेक फॉर्म कहते हैं, और इसके बारे में इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में हम बात करेंगे। लेकिन साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि हम मोर इंटीमेट चीज़ें जो हैं वो क्लाइंट पे छोड़ दें और तीसरे या चौथे या 5वें सेशन में हो सकता है क्लाइंट ख़ुद ये आपके पास ले आए ये इश्यूज़। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि शुरू में अगर ऐसे सवाल पूछ भी लिए जाएं तो क्लाइंट्स जवाब नहीं देते या सच नहीं बोलते। एनीवे, तो क्लाइंट की प्राइवेसी का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कॉन्फिडेंशियलिटी। मैंने अक्सर ये देखा है कि जब क्लाइंट्स स्पेशली हमारे जो ट्रेनीज़ हैं जब प्लेसमेंट में होते हैं
तो वो सेशन से बाहर निकलते ही अपने फ्रेंड्स के साथ ही हा में क्लाइंट्स को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, उनकी डिटेल सारी शेयर कर लेते हैं। उसके बाद साइकाइट्रिस्ट से बात करते हैं तो वहाँ पे पूरी ऐसे रिपोर्ट देते हैं जैसे कि वो आपका कोई क्लिनिकल सुपरवाइज़र हो, और कोई कॉन्फिडेंशियलिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। तो ये हमें ज़रा सोचना चाहिए इस बारे में, और इसमें हम ज़ाहिर है साथ साथ मज़ीद बात करते रहेंगे अपने इस कोर्स में। लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी को आपने ऐसे समझना है जैसे कि कोई कास्ट इन स्टोन चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ है कि आप किसी सूरत में वो कॉन्फिडेंशियलिटी वायलेट नहीं कर सकते। हाँ, आप क्लाइंट को ये बता सकते हैं कि जनाब फ़लाँ शख्स जो है वो मेरे सुपरवाइज़र हैं और उनसे मुझे आपका केस डिस्कस करना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा आपकी कोई बात, आपकी कोई कही हुई बात मैं किसी और से शेयर नहीं करूँ। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे पता है कि आप में से अक्सर लोग जो इंटर्नशिप्स वगैरह कर चुके हैं या इधर उधर, तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन काफ़ी फ्रीली शेयर की जाती है कई दफ़ा, बट आई हैव टू कॉशन यू कि दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। और फिर तीसरी चीज़ जिसका हमें ख्याल रखना है वो है मल्टीपल रिलेशनशिप्स। मल्टी रिलेशनशिप्स में क्या होता है? मल्टीपल रिलेशनशिप्स में ये होता है कि एक तो आपका रिलेशनशिप है क्लाइंट थेरेपिस्ट का, लेकिन क्या उसके अलावा आपका अपने क्लाइंट के साथ कोई और रिलेशनशिप भी है? मैं मिसाल देता हूँ। आप एक क्लाइंट को देख रहे हैं, 2-3 सेशन हो चुके हैं और आप एक शादी पे जाते हैं तो वहाँ आपका तारुफ कोई कराता है आप अपने क्लाइंट से। अब आप ये नहीं कहेंगे हाँ जी हाँ ये तो मेरे क्लाइंट हैं, इनको बड़ी डिप्रेशन है। नो, आप ज़ाहिर है आपको ऐसे प्रिटेंड करना होगा जैसे कि आप शायद उन्हें नहीं जानते, और ये फ़ैसला आप क्लाइंट पे छोड़ दें कि वो आगे क्या कहते हैं उस तारुफ के जवाब में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह सोशल इंटरेक्शंस जो हैं वो अनकंफर्टेबल कर सकते हैं एक बंदे को। आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आपका तारुफ कराया जा रहा है किसी से और आप कहें हाँ हाँ जी मैं तो इन्हें जानता हूँ, ये तो मेरे क्लाइंट हैं, इन्हें बड़ी डिप्रेशन या एंग्जाइटी है या OCD है। नो, यू कांट डू दैट। सो सोशल इंटरेक्शंस कैन कॉज अ प्रॉब्लम। तो इसलिए हम कहते हैं कि जिस हद तक हो सके सोशल इंटरेक्शंस अगर हमें पता है तो किसी चीज़ का पहले से, तो हमें अवॉइड करने चाहिए ऐसे सोशल इंटरेक्शन जहाँ पे क्लाइंट्स के मौजूद होने का ख़तरा हो। लेकिन अगर इत्तफाकन हो जाए तो फिर आपको एनोनिमिटी का, कॉन्फिडेंशियलिटी का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, फिर एक मल्टीपल रिलेशनशिप जो होता है, टाइप का मल्टीपल रिलेशनशिप जो होता है वो बार्टर है। बार्टर में क्या होता है कि आप फ़र्ज़ करें कि आपका क्लाइंट जो है वो आपको फ़ी नहीं दे पा रहा या फ़ी नहीं देना चाह रहा और उसकी जगह पे वो सर्विसेज प्रोवाइड कर देता है, और अगर आप अग्री करते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। मसलन कोई आपका क्लाइंट लेट्स से मोटर मैकेनिक है और वो कहता है कि जनाब मैं आपकी गाड़ी ठीक कर दूंगा, आप मुझसे फ़ीस ना लें। सो इसमें हर्ज कोई नहीं है। अच्छा, अब ये एक और रिलेशनशिप है जहाँ पे आप अपने क्लाइंट से अपनी गाड़ी ठीक करवा रहे हैं, लेकिन जो है वो फ़ी भी तो नहीं दे रहे ना। तो इस तरह बार्टर अरेंजमेंट जो है बाज़ कल्चर्स में, बाज़ कंट्रीज़ में इसे अनएथिकल समझा जाता है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान, इंडिया के कल्चरल एनवायरनमेंट में बार्टर अगर हो जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें कोई एटलीस्ट एक इनफॉर्मल अग्रीमेंट ज़रूर होना चाहिए, टैसिट ही सही, बट देयर शुड बी सम अग्रीमेंट देयर। अच्छा, फिर फैमिली इंटरेक्शंस जो हैं वो भी एक ख़ास किस्म का मल्टीपल रिलेशनशिप कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो आप मिलने गए हैं तो वहाँ पे आपकी मुलाकात होगी, इट्स अ काइंड ऑफ सोशल इंटरेक्शन। अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि जी आपकी भाभी जो हैं वो कहती हैं जी मुझे थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, मैं कहीं और क्यों जाऊँ, आप ही से थेरेपी करवा लूँ। अच्छा, अब ये जो फैमिली इंटरेक्शन है ये डिस्करेज किया जाता है। बल्कि मैं कहूँगा कि अगर इतना क्लोज़ रिलेशनशिप हो जैसे देवर या भाभी का है या भाई भाई का है या माँ बाप औलाद का है, तो उसमें फॉर्मल थेरेपी नहीं हो सकती। ज़ाहिर है आप एक थेरेपिस्ट हैं, आपके पास बहुत नॉलेज है, तो आप वैसे हेल्प कर सकते हैं, लेकिन साइकोथेरेपी जो है फॉर्मली किसी भी क्लोज रिलेशनशिप के साथ नहीं की जा सकती और नहीं की जानी चाहिए। इससे बहुत कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं। सो फैमिली इंटरेक्शंस जहाँ जहाँ मौजूद हैं कोशिश करें कि इसको अवॉइड करें।
फिर फ्रेंड्स, इवेंट्स और गैदरिंग की तो मैं पहले बात कर चुका हूँ सोशल इंटरेक्शंस के हवाले से, लेकिन फ्रेंड्स के साथ भी यही चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि फ्रेंड्स के साथ फॉर्मल थेरेप्यूटिक अरेंजमेंट जो है वो प्रॉब्लमेटिक है और इसको अवॉइड करना चाहिए। और आखिर में जो चीज़ है इंटीमेट रिलेशंस, वो तो बिल्कुल भी उसमें एंगेज हमें नहीं करना चाहिए। एनीवे, तो अब बात करते हैं कॉम्पिटेंस की। हमारे कई ट्रेनीज जो हैं या कई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अभी फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन उनको इतना जोश होता है सब कुछ करने का कि वो बहुत मुश्किल केसेस जो हैं कई दफ़ा टेक ऑन कर लेते हैं। अब एक फ्रेशली क्वालिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है, जिसकी प्लेसमेंट में कोई लेट्स से ड्रग रिहेबिलिटेशन सर्विस नहीं थी, और वो सीरियस ड्रग एडिक्शन के केसेस देखना शुरू कर देते हैं, सुइसाइडल केसेस देखना शुरू कर देते हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के केसेस देखना शुरू कर देते हैं, और उसमें कोई सीरियस सुपरविजन अरेंजमेंट भी नहीं होती उनकी, तो उन्हें भी बहुत अजियत का सामना करना पड़ता है और उनके क्लाइंट्स भी बहुत हार्म हो जाते, बहुत उन्हें नुकसान पहुंचता है नफसियाती। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ना तो अपनी कॉम्पिटेंस से ज़्यादा, अपनी अहलियत और काबिलियत से ज़्यादा क्लेम करें कि आप देख सकते हैं, ना ही ऐसे क्लाइंट्स देखने की कोशिश करें जिनको देखने की सलाहियत अभी आप में मौजूद नहीं है। अगर आपने कोई मुश्किल केस लेना भी है तो अपने सुपरवाइज़र की अग्रीमेंट से लें और अपने सुपरवाइज़र से फिर क्लोज कांटेक्ट में रहें उस क्लाइंट के बारे में और उन्हें अपडेट करते रहें, यह बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फिर एक और चीज़ जो है जो मैं एम्फसाइज़ करना चाह रहा हूँ, वो कल्चर का ख्याल रखना। अब हमें लगेगा कि जी अगर आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं या इंडिया में काम कर रहे हैं तो हमारा तो एक जैसा ही कल्चर है, हम कोई मगरबी लोग तो नहीं है। लेकिन एक लिहाज से आप सोचें तो हमारे अपने कल्चर में बहुत सारे सब कल्चर्स हैं जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। दे आर एक्सट्रीमली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अच्छा, अब इसकी मिसाल यूँ ले लें, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मेरी कुछ अर्सा पहले मेरे पास एक कपल थेरेपी के लिए आया और उसमें जो हस्बैंड था वो अराई था और उनकी जो वाइफ थी वो चमार कास्ट से बिलोंग करती थी। अब जाहिर है कि ये लव मैरिज थी और दोनों ने अपने फैमिली से काफ़ी लड़ाई करके ये शादी की थी, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस पेश आ रही थी उनकी मैरिज में। तो उस थेरेपी के दौरान जो है मेरे लिए काफ़ी ये एक शॉकिंग बात थी कि एक चमार ख़ानदान से लड़की जो है वो यूनिवर्सिटी तक पहुंच गई। क्योंकि देखिए ये बज़ाते ख़ुद एक अजीब सी बात है हमारे कल्चर में, क्योंकि हमारे यहाँ तो इन लोगों को इतनी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होती है साउथ एशिया में लोअर कास्ट लोगों के ख़िलाफ़। तो इस पे मैं कुछ वीडियोस भी बना चुका हूँ जिस तरह की डिस्क्रिमिनेशन होती है। सो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि इसकी थोड़ी सी अवेयरनेस ज़रूर पैदा करें। मसलन आपसे थेरेपी लेने के लिए अगर चूड़ा कास्ट से कोई बंदा आता है, कोई लड़की या लड़का, तो आपका क्या रवैया होगा? आपको किन चीज़ों का पहले से पता होना चाहिए डिफरेंट कास्ट्स के बारे में? आपको किन चीज़ों के बारे में सफिशेंट थियरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। सो कास्ट सिस्टम के बारे में सोचना जो है वो बहुत बहुत ज़रूरी है। अच्छा, फिर इसी तरह कास्ट के साथ साथ मिली जुली जो एक चीज़ है, जुड़ी हुई एक चीज़ है, वो क्लास डिफरेंसेस हैं। यानी गरीब लोग, उनको आपने फ़ी कितनी चार्ज करनी है, वो हॉस्पिटल में कितनी फ़ी चार्ज कर रहे हैं, उनके सोशल या सोशो इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड है वो आपकी सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से कितनी मुख्तलिफ है, ये सारी चीज़ें। और फाइनली डिफरेंट वैल्यू सिस्टम्स को रिस्पेक्ट करना बड़ा ज़रूरी है। मसलन एक शख्स अगर क्रिश्चियन है और वो आपके पास थेरेपी के लिए आया है तो आप उन्हें इस्लाम पे भाषण अगर ना दें तो बेहतर है। इसी तरह कोई कोई शख्स जो है वो अगर फ़र्ज़ करें कि उसके बिलीफ्स आपके बिलीफ से नहीं मिलते या रिलीजियस वैल्यूज़ नहीं मिलती, कोई सेक्ट का आपस में फ़र्क है, सुन्नी शिया का फ़र्क है, बरेलवी देवबंदी का फ़र्क है, तो कोशिश करें कि रिलीजियस आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़ें। हाँ, रिलीजन को आप बहुत सक्सेसफुली थेरेपी में यूज़ कर सकते हैं अगर
क्लाइंट और आपके बिलीफ सिस्टम्स में और वैल्यू सिस्टम्स में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, या आपकी अवेयरनेस। शुरू में तो मैं कहूँगा कि ट्राई एंड स्टे अवे फ्रॉम रिलीजियस आर्ग्यूमेंट्स एंड डिस्कशंस। आहिस्ता आहिस्ता एज यू गेट मोर एडवांस्ड एंड मोर कॉम्पिटेंट, फिर आप रिलीजन को बहुत स्ट्रेटिजिकली डिप्लॉय कर सकते हैं, ख़ास तौर पे उस वक्त जबकि आप अवेयर हैं अपने क्लाइंट्स की वैल्यू सिस्टम से। मैं एक मिसाल देता हूँ, जैसे मैंने इंग्लैंड में जब मैं काम कर रहा था तो मेरे साथ बहुत से ऐसे क्लाइंट्स थे जो बहुत रिलीजियस थे। तो मुझे चूँकि क्रिश्चियनिटी का काफ़ी अच्छा खासा इल्म है और उस पर मेरी काफ़ी स्टडी है, तो मैंने ऐसी मेडिटेशंस जो हैं वो क्लाइंट्स को सिखाई जो उनके रिलीजियस सिस्टम के मुताबिक सही थी। सो बट दैट कम्स विद टाइम एंड एक्सपीरियंस, और शुरू में आपको ऐसे क्लाइंट्स के साथ रिलीजियस इश्यूज़ को उठाने से परहेज़ करना चाहिए। फाइनली वी मस्ट पे अटेंशन टू आवर बिहेवियर, कि हम कोई डिसरिस्पेक्ट तो नहीं शो करें क्लाइंट को। क्योंकि देखें, ये एक पोजीशन ऑफ पावर होती है जब आप थेरेपिस्ट होते हैं और दूसरा क्लाइंट होता है। आपको कोई मजबूर नहीं कर रहा होता कि जी आप अपनी सारी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स जो हैं वो अपने क्लाइंट को बतानी शुरू कर दें। लेकिन क्लाइंट जो है वो आपको ये सारा कुछ बताने पे मजबूर होता है क्योंकि उसे हेल्प चाहिए। तो इसलिए हमें अपने बिहेवियर को तवज्जो देनी है कि हमारी किसी भी रवैये से, किसी भी बात से डिसरिस्पेक्ट तो नहीं शो हो रही। अच्छा, फिर क्लाइंट ने कोई बहुत ही बुरी हरकत की है पास्ट में, तो याद रखें कि आप कोई मौलवी नहीं है, आप कोई जज नहीं है। आपने हमेशा क्लाइंट को अनकंडीशनल रिगार्ड, अनकंडीशनल रिस्पेक्ट दिखानी है। तो ये अनकंडीशनल का क्या मतलब है कि उन्होंने कुछ किया है या नहीं किया है, कोई अच्छा किया है या बुरा किया है, कोई नेकी की है या बदी की है। आपका काम बैठ के उन जजमेंट में या ट्रायल कोर्ट में आप नहीं बैठे हुए, आपने हमेशा क्लाइंट की रिस्पेक्ट करनी है। अच्छा, क्लाइंट की वैल्यूज़ जो हैं, उसकी अक़दार जो हैं, उसके बिलीव्स जो हैं, वो हमने एक्सप्लोर तो करने हैं, लेकिन हो सकता है कि वो बिल्कुल हमारे बिलीव से मिलते ना हो, तो फिर हम क्या करें? उसमें दो सूरतें हैं। एक तो ये है कि हम ऐसे क्लाइंट के साथ काम ही ना करें जहाँ पे वैल्यूज़ का बहुत सख्त क्लैश है। लेकिन मैं ये इनकरेज करूँगा कि आप कोशिश ये करें कि क्लाइंट की वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट दें, इवन दो वो आपकी वैल्यूज़ से मैच ना करती हों। लेकिन ज़ाहिर है ये भी एक्सपीरियंस से आता है, और अगर वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं आपकी वैल्यू से, तो कोशिश करें कि उन्हें रेफ़र कर दें किसी सीनियर साइकोलॉजिस्ट की तरफ। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा। सिर्फ एंड में ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको एम्फसाइज़ करना चाहता हूँ कि हमारी जॉब जो है एज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एज साइकोथेरेपिस्ट, इट रिक्वायर्स एक्सट्रीम अटेंशन टू एथिकल इश्यूज़। हमें हर हाल में ख्याल रखना चाहिए कि एथिकल इश्यूज़ जो हैं, डूज़ एंड डोंट्स ऑफ थेरेपी जो हैं, वो हम जहन में रखें। फिर हमेशा, चाहे हम एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट हों, चाहे इन एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट हों, हमारे पास कोई ऐसा सुपरवाइज़र ज़रूर होना चाहिए जिसे हम अगर हर हफ्ते नहीं तो कम से कम महीने में एक दफ़ा ज़रूर मुलाकात करें और अपने केसेस डिस्कस करें। फिर क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो हर हाल में मेंटेन करनी है। इसमें बहुत से तरीके हो सकते हैं कि हम थेरेपिस्ट, जैसे अगर हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं और हमें साइकाइट्रिस्ट को या सीनियर साइकोलॉजिस्ट को रिपोर्ट करना है जो कि हमारे सुपरवाइज़र नहीं है, तो हम उन्हें मिनिमल इन्फॉर्मेशन इस हद तक दें कि वो सेटिस्फाई हो जाएं, लेकिन जो डिटेल्स हैं वो क्लाइंट की इजाज़त के बगैर शेयर नहीं की जा सकती। फिर जैसे मैंने कहा था कि हमें क्लाइंट को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और फाइनली एज अ रूल वी मस्ट लिसन फर्स्ट, लिसन सेकंड एंड लिसन लास्ट। हमें हमेशा ये सीखने के लिए क्लाइंट से तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हम क्लाइंट के बारे में बहुत कम जानते हैं और क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में और उनके सलूशन के बारे में हमसे बहुत ज़्यादा जानता है। तो इस पॉइंट पे आई वुड लाइक टू कंक्लूड। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफ़िज़।